हाय, मैं नितिन कुमार आपका नितिन सर क्लासेस पावर्ड बाय मोबिशाला पे स्वागत करता हूँ। बीपीएससी के 66 बीपीएससी के लिए जो इंडियन पॉलिटी के कुछ क्लासेस मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये जो क्लास होगी ये फंडामेंटल राइट्स पे होगी और इसमें जो चीज़ समझने लायक है वो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। सबसे पहले ये समझिए कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स को कहा जाता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता हो और उस सर्वश्रेष्ठ करने के लिए जो ज़रूरी होती है उसको मोटे तौर से क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का जहाँ तक सवाल है तो आप ये समझिए कि ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दी गई है। कहाँ से तक दी गई है? 12 से लेके 35 तक दी गई है ना। और ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है। तो ये दो चीज़ आप याद रखें और कि पार्ट 3 के अंदर और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और इसमें जो ज़रूरी आर्टिकल्स है वो उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समझते हैं, ठीक है। देखिए, जहाँ तक इन सारे फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बिकॉज इट डिस्क्राइब इन डिटेल ऑल द गारंटीड एंड जस्टिफिएबल राइट। तो कहा जा रहा है कि पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि ये समझिए कि इसमें जो भी राइट्स है वो डिटेल में दी गई और साथ में ये जस्टिफिएबल है। तो सबसे पहले ये समझें कि जस्टिफिएबल होने का क्या मतलब है कि आप इसके उल्लंघन के केस में, इसके वायलेशन के केस में इसको क्या करवा सकते हैं? लागू करवा सकते हैं। क्लियर? जहां तक फंडामेंटल राइट का सवाल है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, यानी कि काफ़ी विस्तार से दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। और ऑफ राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन समेत किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की यदि तुलना की जाए तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है। एक एक जो प्रावधान है उसको बताया गया है। देखिए, फंडामेंटल राइट की यदि बात की जाए आर नथिंग बट द प्रोग्रेस ऑफ द आइडियल्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब यदि राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी की बात है, राइट टू फ्रीडम की बात है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात है, राइट ऑफ योर रिलीजियस वर्शिप, ये सारे जो दिए गए रिलीजियस कॉन्शियंस की यदि बात की जाए तो ये सारा कुछ दिया गया है किसके अंदर? फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अब जहाँ तक ऐसे राइट्स का सवाल है तो किसी भी देश के गवर्नेंस में, यानी कि वहाँ के कामकाज को कैसे चलाया जाए, उसमें ये क्या करता है? सहायता करता है। दूसरी बात आप ये समझिए कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट की यदि बात की जाए तो इसके 3 विंग होते हैं। पहला क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा क्या होता है? जुडिशरी। अब ये समझिए कि जो जुडिशरी की यदि बात की जाए तो संविधान की व्याख्या या जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या सिविल केसेस होते हैं उसके ऊपर अपना फैसला सुनाती है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो जुडिशरी ने ऑर्डर दिया या जो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है उसको लागू करवाना। या एग्जीक्यूटिव की यदि बात की जाए तो खास करके जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या शासन के लोग हैं जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाए तो उनके द्वारा जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं या एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन लिया गया है तो उसको जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी वगैरह, ये क्या करते हैं? लागू करवाते हैं। अब देखिए कि जहां तक एग्जीक्यूटिव का सवाल है उसके खिलाफ आप जुडिशरी में जा सकते हैं यदि एग्जीक्यूटिव ने कुछ टायनी कहने का मतलब कुछ जुल्म जैसी बात की, तो आप कहां जा सकते हैं? तो जुडिशरी में जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। लेकिन यदि लेजिस्लेचर यदि किस पे आमदा हो जाए, यानी कि हाई हैंडेडनेस पे आ जाए और किसी की का जो मूलभूत जो कुछ मिलना चाहिए अधिकार के रूप में उसका यदि उल्लंघन करे तो आखिर कुछ तो ऐसी प्रोटेक्शन होनी चाहिए।
तो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया कि ये किसी भी परिस्थिति में आपसे नहीं छीनी जा सकती, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस जरूर दिए गए। यानी कि दूसरी तरफ आप समझिए, लेजिस्लेचर यदि अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम कर रहा है और इसके कारण से नागरिकों के या गैर नागरिकों के जो कुछ अधिकार होने चाहिए उसका उल्लंघन होता है, तो उससे बचाने के लिए एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स दिया गया। क्लियर? तो गवर्नमेंट के हार्श एक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेट के हार्श एक्ट को। अब समझिए, दीज राइट्स वर नेम्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स एज दे इम्पार्टेड द राइट्स एज गारंटीड द सिक्योरिटी दैट इट इज बेसिक टेनेंट ऑफ लॉ। तो ध्यान दीजिए कि कानून के अंदर जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब शुरुआत में हमारे संविधान की बात की जाए तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अभी बात करेंगे आगे कि एक फंडामेंटल राइट को हटा भी दिया गया, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आर्टिकल 14 से 18 तक आप जब जाते हैं तो इसमें राइट टू इक्वालिटी दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरी तरफ राइट टू फ्रीडम की यदि बात की जाए, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार यदि देखें तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिया गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि दोहन के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। और जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में है वो दिया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि यदि आपके मूलभूत अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। एपिलेट जुडिक्शन यानी कि अपील के द्वारा नहीं जाना पड़ेगा आपको, कोई जरूरत नहीं है अपील के द्वारा जाए। अदरवाइज क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट मामला जाता, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो वो सीधे तौर से कहाँ जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत वो व्यक्ति सीधे तौर से कहाँ जा सकता है, तो हाई कोर्ट में जा सकता है। देखिए, अब समझिए, जहां तक राइट टू प्रॉपर्टी का सवाल है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह लीजिए, ठीक है। और अब ये आर्टिकल 300A पार्ट 11 में दिया गया। अब देखिए, एक चीज मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये ए यदि कैपिटल में हो, यदि आपने इसको कैपिटल में दिया हुआ है तो इसका ये मतलब है ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया था मोरारजी देसाई के समय में 1978 में, उसके द्वारा ये किया गया। अब देखिए, तो कुल मिला के जो 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, अब कितने रह गए, 6 रह गए। एक चीज और समझ लीजिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं या फिर लीगल राइट्स की बात करते हैं तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कानून बना के ये राइट्स आपको दे या आपसे छीन ले। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यदि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 30 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी दी गई थी उसको हमने 300A में पार्ट 12 में रख दिया, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको लीगल राइट्स में तब्दील कर दिया। और ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं कि सीधे तौर से 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं यदि इनकेस फंडामेंटल राइट का क्या होता है, वायलेशन होता है किसी भी व्यक्ति विशेष का। देखिए, अब कहा जा रहा है कि स्पेशलिटीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स की स्पेशलिटी क्या है, इसके कुछ सेलिएंट फीचर हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि ये जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल मतलब उल्लंघन यदि हो तो उसको लागू करवाया जा सकता है, और जो राइट इन्फ्रिंज की गई किसी के द्वारा, यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है तो फिर से दोबारा उसको वापस दिलवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि
अब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट की यदि बात की जाए तो ये एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट मतलब जैसे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी जो दी गई है उसको कर्टेल किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा कानून बना के उसको कम किया जा सकता है या उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। हाँ, अलग एक मुद्दा बनता है यहां पर कि अंडर आर्टिकल 13(2) के तहत इसकी क्या हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। क्या हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया जा रहा है, दे क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब एक चीज और समझने लायक बात है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष का फ्रीडम मायने रखता है तो कम्युनिटी एज ए होल यानी कि समुदाय के रूप में भी चीजें मायने रखती है। यानी कि कोशिश ये की जाती है फंडामेंटल राइट्स और उसकी जो व्याख्या अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि सोसाइटी एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिविजुअल, इसके बीच में क्या किया जा सके, एक बैलेंस बना के रखा जा सके। अब देखिए, पीपल कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, द कोर्ट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। ठीक है, और इसमें कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें भी आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तो मना नहीं कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मना कर सकता है। बात समझिए क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट से रिजेक्ट किए जाने के बाद भले ही वो फंडामेंटल राइट का ही मामला क्यों ना हो, उसके पास अभी भी एक उपाय बचा हुआ है कि वो कहां जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। क्लियर। दूसरी बात और आप समझ लीजिए इसके अंदर कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में, ध्यान देना, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में आर्टिकल 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो उसको मना नहीं कर सकता है। और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है, जिसमें हेबियस कॉर्पस है, ठीक है, प्रोहिबिशन है, शेटियरी है, ठीक है, मैंडामस है और क्यो वारंटो है, मैं बताऊं कि इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां तक 226 की यदि बात की जाए तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में और दूसरी तरफ दूसरे राइट्स के भी वायलेशन में हाई कोर्ट इसका यूज कर सकती है। तो हाई कोर्ट को ज्यादा व्यापक अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, एक तरीके से देखिए, यदि इसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट से कर ली जाए तो बात थोड़ी सी अजीब सी जरूर लगती है, लेकिन आप ये समझिए कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, 226 का यूज सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन नहीं बल्कि दूसरे राइट्स के वायलेशन के लिए भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आर्टिकल 32 का यूज करेगा। अब समझिए, दीज राइट्स आर नॉट परमानेंट एंड द पार्लियामेंट में कर्टेल और रिड्यूस द राइट। दूसरी बात यह है कि अंडर आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है फंडामेंटल राइट की। इवन की केशवानंदा भारती केस की यदि बात की जाए, जो कि 24 अप्रैल 1973 को दिया गया, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन अमेंड करते वक्त पार्लियामेंट को यह ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत जो संरचना है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। समझिए इस चीज को। और जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उसको डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया। ध्यान देना, उसको कभी भी परिभाषित नहीं किया। यह बात समझ में आ रही है आपको? तो पार्लियामेंट के पास सीधे तौर से अधिकार है कि इन राइट्स को कम भी कर सकता है, इसमें बदलाव भी कर सकता है। हाँ, अब देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट को यदि लग जाए जब जुडिशियल रिव्यू के तहत कि ये क्या कर रहा है कि ऐसे अमेंडमेंट से यदि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है तो फिर उसको रोका जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका जाएगा। अब देखिए, ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट में गेट सस्पेंडेड बट आर्टिकल 20 एंड 21 आर नेवर गेट सस्पेंडेड। इस चीज का ध्यान देना है कि जब इमरजेंसी हो आर्टिकल 352 के तहत, ध्यान देना, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो दूसरे फंडामेंटल राइट्स को
क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब उसके प्रभाव को सस्पेंड किया जा सकता है, वो उन दिनों क्या नहीं होगा, प्रभावी नहीं रहेगा। ध्यान देना इस चीज को। लेकिन किसी भी हालात में आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं उसको बिल्कुल नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, आगे हम आर्टिकल 20 और 21 को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 को, फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर जो ये दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम जो दिए गए हैं, तो राइट टू फ्रीडम को भी सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में। लेकिन एक बात आप समझिए कि नेशनल इमरजेंसी का जहां तक सवाल है, 3 परिस्थितियों में आज की तारीख में लगाया जा सकता है। पहला, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा वॉर, और तीसरा क्या है, आर्म्ड रेवेलियन। ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर जो होती है इसको क्या माना जाता है कि एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी माना जाता है, और आर्म्ड रेवेलियन जो सरकार के खिलाफ होती है उसको इंटरनल नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए। तो एक्सटर्नल के केस में तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल के केस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया है। देखिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखें। इट एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ। अब जब रूल ऑफ लॉ की यदि बात की जाए तो ये समझिए कि कानून का शासन होगा, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा, किसी संस्था का भी शासन नहीं होगा, कानून के मुताबिक ही शासन की जाएगी। क्लियर। दूसरा कहा जा रहा है कि इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और इसके साथ ही क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़ होती है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, ये आम इंसान के, आम लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स द कंट्री इन प्रेजेंटिंग इट्स सेकुलर आइडेंटिटी, यानी कि जो पंथ निरपेक्ष जो पहचान है उस पंथ निरपेक्ष पहचान को बनाए रखने के लिए ये फंडामेंटल राइट क्या है, जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात की जाए, ठीक है, समानता की बात की जाए, तो फंडामेंटल राइट से ये भी चीज अचीव की जाती है। इट कंट्रोल्स द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो मौजूदा सरकार है उस मौजूदा सरकार के पास क्या होता है कि अथॉरिटी होती है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी होती है, और जब तक मेजॉरिटी है तो सरकार वही पार्टी या गठबंधन चलाएगी। और ऐसी स्थिति में यदि सरकार कहीं ना कहीं अपनी सीमा का उल्लंघन करे और किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, यानी कि उसमें दखल कर दे, तो ऐसी स्थिति में उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण से भी फंडामेंटल राइट जरूरी है कि स्टेट के ऊपर क्या लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। फिर बात कही जा रही है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे आर्टिकल 17 के अंदर ही देखिए क्लियर कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दी गई है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि SC ST और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि इनको सामाजिक या आर्थिक रूप से कुछ झेलना ना पड़े, इनको सामाजिक अन्याय न झेलना पड़े या व्यक्तिगत अन्याय न झेलना पड़े, या उनकी जो गरिमा है उसको कोई हानि ना पहुंचाए, उनकी डिग्निटी को। ये चीज़ कहाँ प्रोटेक्ट होती है, तो फंडामेंटल राइट के कारण से। फिर कहा जा रहा है इट इनकरेजेस द सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, और इसके कारण से क्या होता है कि जो आम लोग हैं वो सरकार के प्रशासनिक जो प्रणाली है उसमें क्या ले पाते हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाते हैं। देखिए, अब बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले ब्रीफ में देखते हैं, फिर थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाएंगे और समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल क्या कहती है। सबसे पहले तो ये प्रश्न बहुत दफे पूछा गया कि मतलब अलग अलग तरीके से विभाजित किया जाता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दी गई है, तो सबसे पहले जानिए कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर यदि आप देखिए तो क्या दिया गया है कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक।
अब समझिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता होगी और कानून का समान संरक्षण होगा। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, बस पहले एक इंट्रो के रूप में देख लीजिए। फिर आर्टिकल 15 में क्या दिया गया, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब सिर्फ धर्म, जाति, ठीक है, नस्ल, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है सिटीजन्स के बीच में। फिर दिया जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी नौकरी है उस नौकरी में अवसरों की क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। फिर अभी जैसा कि मैंने बताया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और इसका किसी भी रूप में इसको प्रैक्टिस करना, यानी कि यदि किसी भी रूप में आप इसको अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान है और इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो मैं बता दूं कि पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया 18वां, एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब यदि कोई शैक्षणिक डिस्टिंक्शन की बात हो या मिलिट्री डिस्टिंक्शन की बात हो तो इसके अलावा सारे के सारे टाइटल्स को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 14 से लेके 19 तक याद रखेंगे, ये राइट टू इक्वालिटी दी गई है। फिर देखिए कि नेक्स्ट जो दिया गया राइट टू फ्रीडम दिया गया, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। क्लियर। अब इसमें समझिए कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम। अब सबसे पहले आर्टिकल 19 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 19 में आप एक चीज देखिए कि 6 राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक जगह एकत्रित होने का, एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, आवाजाही का अधिकार, आप कहीं भी रह सकते हो, किसी भी प्रोफेशन को आप अपना सकते हो। अभी हम बात करेंगे, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अभी तत्काल आप समझिए कि आर्टिकल 14 के तहत ये सारी चीज़ें दी गई है। आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्लियर। अब इसमें आप ये समझिए कि जैसे कि डबल जियोपार्डी की मनाही है, ठीक है, दोहरा कराधान एक ही मतलब कार्य के लिए, मतलब अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है, समझिए। उसके बाद देखिए कि कानून को जो क्रिमिनल, खास करके क्रिमिनल से संबंधित जो कानून है, ठीक है, अपराध से संबंधित जो कानून है, उसको जिस डेट को राष्ट्रपति की हस्ताक्षर मिली है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव जो हेड है उनकी जो हस्ताक्षर मिली है, उससे आगे की तरफ लागू किया जा सकता है, पीछे की तरफ लागू नहीं किया जा सकता है। क्लियर। और किसी को अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर से आर्टिकल 20 में ये दी गई है। ठीक है, बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में दी गई है। फिर इसी से एक इन्फर्ड राइट है, क्लियर, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो एलिमेंट्री एजुकेशन को बाद में फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल कर दिया गया 21A में। नेक्स्ट दिया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्कम केसेस, क्लियर, सर्टेन केसेस, यानी कि इसमें आप ये समझिए कि कुछ परिस्थितियों में, ठीक है, सर्टेन केसेस में कि अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले कारण बताना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, डिटेंशन क्यों की जा रही है, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित करवाना पड़ता है। तो ये दिए गए आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक क्या दिया गया, हमारा राइट टू फ्रीडम दिया गया। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक क्या दिया गया, राइट टू इक्वालिटी दी गई। अब देखिए इस क्रम में नेक्स्ट को समझते हैं, और क्या है कि देखिए जस्ट देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि दोहन के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 22 और 23।
सबसे पहले समझिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि बलात् श्रम नहीं करवा सकते या ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग जो की जाती है, मतलब बच्चे और औरतों का एक मतलब वस्तुओं के जैसे खरीदना बेचना, ये नहीं किया जा सकता है और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का उल्लंघन माना जाएगा और जो सजा का प्रावधान है उसके हिसाब से सजा भी दी जाएगी। फिर दिया गया प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज, और मैं यहां पर लिख देता हूं हैजार्डस कंडीशन। समझिए, यानी कि परिसंकट वाली परिस्थितियों में जैसे कि फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्री की बात कर ली जाए, आप फायर क्रैकर्स फैक्ट्री की बात कर ली जाए, कालीन उद्योग की बात कर ली जाए, इन सब जगहों पे बच्चों को एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता है। अन्यथा यदि कोई एम्प्लॉयड करता है तो एम्प्लॉयमेंट देने वाला ही दोषी माना जाएगा। क्लियर? सो दैट इज द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। अब नेक्स्ट बारी आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दी गई है। अब इसमें आप थोड़ा सा समझिए कि है क्या इसमें। देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कोई किस धर्म को अपनाएगा, किस धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है, किस पूजा पद्धति को अपनाएगा, ये अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात कही जा रही है आर्टिकल 26 के तहत फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कोई अपने धार्मिक कामकाज को मैनेज करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, इसका पूरा अधिकार उस व्यक्ति विशेष को है। फिर दिया गया फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सरकार को कोई कर नहीं देना पड़ेगा। और यदि सरकार ऐसा टैक्स यदि आपके ऊपर लगाती है तो सरकार कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 27 के तहत दी गई है वो उसका उल्लंघन कर रही है। फिर देखिए आर्टिकल 28 के अंदर देखिए कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा लेने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे इसके ऊपर विस्तार से आगे चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया आर्टिकल 29 और 30 की यदि बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कुछ जो राइट्स दिए गए। सबसे पहले समझिए प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 की यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिए कि किसी भी माइनॉरिटीज को आप ध्यान दीजिए कि अपने लैंग्वेज को, भाषा को, अपने स्क्रिप्ट को, लिपि को और अपने संस्कृति को बना के रखने का अधिकार है। और माइनॉरिटी क्या होता है, जो कि पॉपुलेशन का 50% से कम हो तो वो माइनॉरिटी हो सकता है। और नेशनल लेवल पे अलग माइनॉरिटी हो सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी माइनॉरिटी अलग हो सकते हैं। ये माइनॉरिटीज घोषित किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। देखिए नेक्स्ट दिया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 के तहत देखिए कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको अधिकार होता है कि शैक्षणिक संस्थाओं को वो स्थापित भी कर सके और उसको प्रशासित भी कर सके। नेक्स्ट अब देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जैसा कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत लोगों को ये अधिकार है, ये खुद अपने आप में फंडामेंटल राइट है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये 5 तरीके के टूल्स हैं। पहला क्या है, हेवियस कॉर्पस, दूसरा क्या है, मेंडामस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेट्यूरी और 5वां क्यो वारंटो। ये टूल्स को यूज करते हुए उस व्यक्ति विशेष का फंडामेंटल राइट जो हनन किया गया है उसको क्या करवाए, लागू करवाए, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट जो हमें समझना है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल हैं, सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि आर्टिकल 14 के तहत जो व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता की जो बात की जाए वो किसको सिर्फ मिला हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है। और ये प्रश्न बहुत दफे पॉलिटी सेक्शन के अंदर जीएस में पूछे भी गए हैं। क्लियर? और आपको भी पूछा जाए इस चीज के संभावना से, और प्रबल संभावना से मैं वर्ड यूज करूंगा, इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके बाद आर्टिकल 19 आती है कि 6 जो फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, असेंबली का, ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेजिडेंस का या फिर प्रोफेशन का, ये भी सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 की यदि बात की जाए तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए हैं, तो नागरिकों को दिए गए। तो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, सिर्फ नागरिकों को जो अधिकार है वो कौन सा है, सिर्फ वर्ड, ओनली वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि ये जो फॉरेनर्स को और एनिमी एलियंस को या एलियंस को नहीं दिए गए। ठीक है, तो कौन कौन सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये याद रखेंगे। दूसरी तरफ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ध्यान देना, जो कि अब देखिए कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को नहीं बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए, यानी कि जो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, उनको दिए गए सिर्फ और सिर्फ। एक इसमें एनिमी एलियन नहीं शामिल होगा, मतलब इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर्स हो सबको मिला हुआ है, लेकिन एनिमी एलियन को ये नहीं मिला। तो मैंने आपको जब सिटीजनशिप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भैया कुछ तो विशेष करके डिसेबिलिटीज दी गई है किसके लिए, जो एनिमी एलियंस के लिए। तो ये सारे एनिमी एलियंस को नहीं उपलब्ध है, बाकी के सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी कि फॉरेनर्स सबको उपलब्ध है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 देख लीजिए, क्लियर, ये सबको उपलब्ध है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन बता दिया था आर्टिकल 20, फिर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, 22, क्लियर, सर्टेन केस में अरेस्ट, ये सारे के सारे उपलब्ध हैं। और जैसे आर्टिकल 23 की भी यदि बात की जाए तो ये उपलब्ध है, ठीक है, फॉरेनर्स को। एनिमी एलियन शामिल नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इसमें। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 बताया था मैंने, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, क्लियर। अब चलिए, अब बारी बारी से जो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी व्याख्या के साथ कि है क्या ये आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17, 18, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक दी गई है। तो सबसे पहले देखिए कि आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट ए स्टेट शैल not deny to any person equality before the law and equal protection of law within the territory of India, and these rights extend equally to the citizen and the foreigners. तो सबसे पहले देखिए कि जो आर्टिकल 14 के तहत मैं आपको बता दूं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है, सभी समान हैं। और दूसरा है, ठीक है, यानी कि कोई गैर बराबर नहीं है, समझिए सबसे पहली बात। तो इसका ये मतलब है जो पहला जो दिया गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक नेगेटिव कोनोटेशन है, इसका नेगेटिव वे में बातें रखी गई है, यानी कि किसी के साथ असमानता नहीं की जाएगी, ठीक है, कानून के द्वारा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की यदि बात कर ली जाए, गवर्नर की बात की जाए, तो इनके कुछ एक्सेप्शंस के कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे कि जैसे देखिए
कि राष्ट्रपति और गवर्नर के अपने पद पे बने रहते हुए उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाए जा सकते हैं। ध्यान देना, राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल केस तो चलाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 महीने का उनको प्रायर नोटिस देना पड़ता है, जिसमें नोटिस देने वाले को अपना नाम बताना पड़ता है, पता बताना पड़ता है, डिटेल्स देनी पड़ती कि आखिर आपके खिलाफ क्यों ये सिविल केस ला रहा हूँ। तो एक तरीके की देखिए तो इनको क्या मिली हुई, इम्यूनिटी मिली हुई है, उन्मुक्तियां मिली हुई है। तो कुछ अपवाद जरूर हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, बट कानून के समक्ष जो होंगे सभी समान होंगे। तो इसके बाद देखिए कि दूसरा ये दिया गया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून सभी को समान रूप से संरक्षित करेगा। ये क्या है, पॉजिटिव कनोटेशन है, पॉजिटिवली कहा गया है। अब देखिए, द वर्ड पर्सन इन द आर्टिकल 14 स्टैंड्स फॉर द लीगल पर्सन विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन। अब जब आप आर्टिकल 1 में जब शब्द पर्सन का प्रयोग किया गया यहां पर, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम और आप जैसे व्यक्ति नहीं है, इसमें लीगल एंटिटी भी आ जाती है। लीगल एंटिटी कहने का मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन हो सकता है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द डाइसी कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ विच इज द concept of the British common law, whereas the equal protection of law is a concept taken from the America. अब देखो, सुनने में तो एक जैसा लगता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझिए, लेकिन 2 अलग अलग बातें हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब आप इक्वालिटी बिफोर द लॉ करते हो तो नो वन इज ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है, किसी को अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा बाय लॉ, कानून के द्वारा। मतलब ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है, नेगेटिव कंसेप्ट है, और ये कहां से लिया गया है, यूके के से लिया गया, ध्यान देना। और दूसरी तरफ यदि बात आ जाए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्लियर, तो इसमें ये समझिए कानून के समक्ष समानता, ये क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, और ये कहां से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। अब देखिए, जब भी आप बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी बिटवीन इक्वल्स नहीं, बट देयर कैन बी अनइक्वालिटी बिटवीन अनइक्वल्स, ठीक है। तो बराबरी बराबर लोगों के बीच में होगी, लेकिन गैर बराबर लोगों के बीच में गैर बराबरी की जा सकती है। इसको ऐसे समझिए कि कोई एक ग्रुप है ए और कोई एक ग्रुप है बी, समझिए, इसके अंदर ये कुछ लोग हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी ये कुछ लोग हैं, समझिए, इनकी इनकम 15 लाख है, इनकी इनकम 5 लाख। अब यदि ए ग्रुप वाले की बात की जाए तो बी ग्रुप से क्या है, ये अनइक्वल है, तो अनइक्वल लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं की जाएगी, ये ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, क्लियर। लेकिन ये सारे लोग तो इक्वल है ना, ये सारे लोग ए ग्रुप के अंदर जितने भी हैं वो तो इक्वल है ना, तो ए ग्रुप के अंदर जितने भी हैं इनके बीच में तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इक्वालिटी ही रखना पड़ेगा। तो अनइक्वालिटी जो हो सकती है अनइक्वल लोगों के बीच में हो सकती है। अब 5 लाख रुपए कमाने वाले के ऊपर टैक्स अलग लगेगी,
और 15 लाख कमाने वाले के ऊपर टैक्स अलग लगेगी। यदि 15 लाख वाला कह रहा है कि हमें ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और हमें अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो 5 लाख वाले से, तो ये बात अपने आप में जिरह जो ये आर्गुमेंट रखा जाएगा वही अपने आप में गलत हो जाएगा। इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? लेकिन एक चीज और समझिए कि यदि अनइक्वल लोगों के बीच में इक्वालिटी करते हो तो वो अनइक्वालिटी है नहीं, गैर बराबर लोगों के बीच में बराबरी करते हैं तो वो अपने आप में गैर बराबरी है। और इक्वल लोगों के बीच में अनइक्वालिटी करते हो तब भी अनइक्वालिटी है। यानी एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बीच में आप भेदभाव करते हैं तो वो क्या हुआ? अनइक्वालिटी ही तो हुआ। समझिए इस चीज को। चलिए अब देखिए कि नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, या नेक्स्ट आर्टिकल कह लीजिए, वो क्या है? आर्टिकल 15(1) की यदि बात की जाए, प्रोटेक्ट्स द सिटीजन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब सिर्फ इसके आधार पे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस चीज में आप समझिए, जस्ट कि ध्यान देना, सिर्फ इसके आधार पे नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा आधार हो तो किया जा सकता है। क्लियर? जैसे आरक्षण की ही बात कर ली जाए तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे की जा रही है, तो नहीं। उसके अलावा भी ये कारण है कि वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़े चल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ कास्ट के आधार पे या सिर्फ रिलीजन के आधार पे या सिर्फ सेक्स के आधार पे, सिर्फ बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अब आते हैं आर्टिकल 15(2) के तहत, प्रोटेक्ट्स द सिटीजन फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन इम्पोज बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो कहा जा रहा है कि जो सरकार है, ठीक है, किसी सिटीजन को डिसेबल भी नहीं कर सकती है या किसी के ऊपर लायबिलिटी या जिम्मेदारी भी नहीं सौंप सकती है, सिर्फ और सिर्फ किस आधार पे? धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, उनके जाति के आधार पे, उनके लिंग के आधार पे, उनके जन्म के स्थान आधार पे, या इनमें से किसी के आधार पे, ठीक है। और ऐसा नहीं किया जा सकता है कि किसी को किसी शॉप पे जाने से मनाही कर दी जाएगी, या पब्लिक रेस्टोरेंट पे जाने से आप मना कर सकते हैं, होटल्स में जाने से मना कर सकते हैं, और इन चीज़ों के आधार पे, सिर्फ इन चीज़ के आधार पे आप मना नहीं कर सकते। ध्यान देना। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है, किसी को कुआं, ठीक है, या टैंक या बाथिंग घाट या रोड, ठीक है, या कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, जो कि पूर्णतया या आंशिक रूप से, पार्शियली या फुल्ली, किसके द्वारा फंड किया जाता है? स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है। यानी कि उसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है, और जब लोगों का पैसा लगा हुआ है तो लोगों को जाने से सिर्फ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप नहीं रोक सकते। चलिए अब ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, इसका ध्यान रखेंगे। ये क्या कह रहा है कि सेज दैट द स्टेट शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मेकिंग ए स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। मतलब महिलाओं के लिए, ध्यान देना, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है, बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, और समय समय पे बनाया। जैसे कि जब ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर बहस चल रही थी तो उस समय के तत्कालीन मंत्री जो थे अरुण जेटली साहब ने ये कहा था, ठीक है, अब महरूम हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि देखिए जहाँ तक ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) सब क्लॉज 3 की यदि बात की जाए तो उसमें ये अधिकार है संसद को कि इसके लिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो क्या करे, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करे। अब देखिए आर्टिकल 15(4) की यदि बात की जाए, सेज दैट द स्टेट शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड
not be restricted from making a special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizen or the scheduled caste and the scheduled tribes. क्लियर? तो एक चीज ये ध्यान दीजिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स के लिए आप यानी कि संसद या स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्लियर? ताकि उनका सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर एडवांसमेंट हो जाए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कहीं भी नहीं की गई है। तो जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन दी गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो अगड़े लोग हैं यानी कि जो सवर्ण लोग हैं उनके जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको 10% रिजर्वेशन दी गई। क्लियर? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा और अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 और 6 जोड़ना पड़ा, क्लॉज 6 जोड़ना पड़ा। इज इट ओके? नाउ अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की यदि बात की जाए, was added by 93rd Constitutional Amendment Act 2005। अब इसमें क्या प्रावधान है? Extends a bit further and waives the restriction imposed by the Article 15 and 19(1)(g) to provide a special provision related to the admission to the educational institution including the private educational institution। ठीक है? तो ये जो प्रावधान है, ठीक है, इन प्रावधानों को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू किया जा सके या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू किया जा सके, चाहे वो सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है या फंडिंग नहीं भी की जाती है तब भी, और द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर है वो क्या है? आर्टिकल 16 है। क्लियर? आर्टिकल 16 की यदि बात की जाए तो प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसरों की समानता। अवसरों की समानता कहां पर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसमें बच्चों? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता प्रदान करता है और सिर्फ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि जब आप आरक्षण की बात करते हैं कहां पर? सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में, तो एक चीज समझिए, और इसका यदि विरोध किया जाता है कि सिर्फ जाति के आधार पे किया जा रहा है, तो एक आर्गुमेंट ये रखा जाता है कि सिर्फ जाति के आधार पे नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके पीछे दूसरे भी कारण हैं। ये शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक रूप से क्या चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। इज इट ओके? देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(3) द पार्लियामेंट शैल नॉट बी प्रिवेंटेड अंडर दिस आर्टिकल फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एज रिगार्डिंग टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी लोकल बॉडी, एनी अदर अथॉरिटी अंडर द स्टेट और यूनियन। अब इस चीज को समझिए है क्या ये 16(3) की यदि बात की जाए तो इसमें सीधे तौर से ये कहा गया कि कोई कहाँ का निवासी है उसके आधार पे क्या किया जा सकता है कि सरकारी नौकरियों में, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो या फिर किसी लोकल बॉडी की यानी कि पंचायत के अंदर, या फिर आप देख सकते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ या कंटोनमेंट बोर्ड, इन सबों के अंदर उनके रेजिडेंस के आधार पे, या दूसरे अथॉरिटी की यदि बात कर ली जाए तो यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, आर्टिकल 12 में ये पूरे स्टेट की परिभाषा दी गई है। तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, समझिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो या अदर अथॉरिटी हो, ठीक है, आर्टिकल 16(3) सॉरी, उनको पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार देता है
कि रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया के रूप में बना दें, किस चीज़ के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि भैया आप फला जगह के होंगे तभी जाके आपको इस सरकारी पोस्ट के लिए क्या करने की आज़ादी होगी, अप्लाई करने की आज़ादी होगी, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में इसको जोड़ा जा सकता है। क्लियर। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द स्टेट हैज नॉट बीन प्रिवेंटेड अंडर दिस आर्टिकल फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मैं बता दूं क्योंकि ये स्टेट वर्ड बार बार आएगा। स्टेट की यदि बात की जाए अंडर आर्टिकल 12 तो समझिए इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, पहला। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जस्ट ए मिनट, स्टेट लेजिस्लेचर। फिर ध्यान दीजिए लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज के अंदर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ETC, ये सब आ जाएगा। और फिर क्या होते हैं, अदर अथॉरिटीज। इसके अंदर जैसे आपका एज फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। क्लियर। और आर्टिकल 12 से लेके 35 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आप ऐसे समझिए कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4। क्लियर। इसमें जहां भी स्टेट आ रहा है उसका यही मतलब है। इज इट ओके? तो यदि स्टेट के ओपिनियन में यदि ये लगे कि सरकारी नौकरी में किसी बैकवर्ड क्लास का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और लगने का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। एक कमीशन होगा जो कि सर्वे करेगा और एक डेटा देगा। उस डेटा के मुताबिक यदि उस कमीशन ने कह दिया कि भाई इस बैकवर्ड क्लास का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसके अंदर, तो गवर्नमेंट के जॉब्स में, तो ऐसी स्थिति में फिर स्टेट क्या कर सकती है, उस कैटेगरी को बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रख के क्या कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 क्या कहते हैं? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मतलब ऐसे समझिए कि अनटचेबिलिटी को किसी भी रूप में यदि कोई अपनाता है तो उसको क्या किया गया है, फॉरबिडन किया गया है, उसको रोक। अब एक चीज ध्यान देना कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उस सभी में आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दिख जाएगा, लेकिन आर्टिकल 17 के केस में मैं आपको बता दूं कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन।
कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी के सभी में एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखिए, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बीइंग ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब देखो कि कहा यह जा रहा है कि यदि किसी के साथ आपने अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता किया, तो वो उसके ऐसा करने पे आपको सजा दी जाएगी और ये इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगा। और इसके लिए लॉ बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। क्लियर? अब देखिए, द वर्ड अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एनी अदर लॉ। मैसूर हाई कोर्ट इन द देवराजन एंड पी Padmanna has elaborated the object of the article as to ban the practice of untouchability in any form। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि आप इसका लिटरल मीनिंग ले, शाब्दिक अर्थ ले, यानी कि व्यवहार में या तो फिलोसफिकल आधार पे, हिस्टोरिकल आधार पे या सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से, किसी भी हिसाब से यदि आप अनटचेबिलिटी को करते हैं, अपनाते हैं या उसको प्रोपगेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सजा के भागी होंगे, ठीक है। और ऐसी सजा जो है सीधे तौर से कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो इसके तहत क्या कर सके? कानून बना सके। वैसे भी आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट को ये अधिकार मिला हुआ है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन यदि हो तो उससे संबंधित, वायलेशन से संबंधित मतलब सजा का प्रावधान है वो कर सकती है आर्टिकल 35 के। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 17 में ये दिया गया है कि भाई पार्लियामेंट को ये अधिकार है इससे संबंधित कानून बनाने का। और पार्लियामेंट ने कानून बनाए भी कौन से? सिविल राइट्स एक्ट 1976, ठीक है। और उसको वो पहले क्या था? रिफॉर्म रूप में आया 1976 में, लेकिन द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कब आया था? 1955 में। और उसी को 76 में क्या किया गया? अमेंड किया गया। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि SC ST जो एक्ट है 1989 में लाया गया और इसके तहत जो बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो बारी आती है आर्टिकल 18 की, और इसके साथ ही राइट टू इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 18 के अंदर, देखिए, द सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, कि सिटीजन जो है वो कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकते हैं। समझिए, द स्टेट इन इंडिया कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल। अब ये बात जब टाइटल की आती है तो समझिए टाइटल का मतलब क्या होता है? जो कि नाम से पहले या नाम के बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों के समय में राय बहादुर सर, ठीक है, महाराज महारानी, ठीक है, ये सारे क्या दिए जाते थे? टाइटल दिए जाते थे। और इसके साथ ही क्या होता था? उन लोगों को जिनको ये टाइटल दिया जाता था, एक तो वो हेरिडेटरी हो जाती थी, आनुवांशिक हो जाती थी कि उनके बच्चों को ये टाइटल एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता। और दूसरा अधिकार ये भी था कि दूसरी बात ये भी होती कि भाई इन टाइटल को मिलने के साथ ही उनको कुछ ऐसे विशेषाधिकार मिल जाते थे जो कि आम जनों को नहीं मिलते थे। इज इट ओके? देखिए, तो कोई भी टाइटल नहीं दी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन की बात यदि जाने दीजिए, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। यानी कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है, मिलिट्री डिस्टिंक्शन के लिए परमवीर चक्र, वीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल ऐसे दिए जा सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। क्लियर? और फिर कहा जा रहा है कि ए सिटीजन में एक्सेप्ट ए टाइटल बीइंग कन्फर्म्ड बाय द फॉरेन स्टेट while holding any office of profit or trust under this, but he will have to accept it with the consent of the president। मतलब आप टाइटल दूसरे देशों से आप एक्सेप्ट कर सकते हो यदि आप सरकारी सेवा में हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या उसकी संस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं, तब भी आप बाहर से टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट का क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा पहले से।
यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही आप किसी विदेशी राज्य से उपाधि ले सकते हो। ठीक है, पहला तो ये अलाउ है। दूसरा ये अलाउ है कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो तब आप उपाधि ले सकते हैं। और तीसरी बात यदि कही जाए तो मिलिट्री डिस्टिंक्शन की बात हो तब भी आप उपाधि ले सकते हैं। समझिए, जहां तक भारत रत्न का सवाल है, पद्म विभूषण का सवाल है, पद्म भूषण का सवाल है, पद्म श्री का सवाल है, तो इनको उपाधि नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिए, इसको प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में नहीं माना जाता है, और इसको माना गया कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये आपको क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। इसको आप उपाधि के तौर पे प्रयोग नहीं कर सकते। समझिए, तो हमने आर्टिकल 14 to 18 देख लिया, जिसमें है क्या, राइट टू इक्वालिटी। अब चलिए समझते हैं राइट टू फ्रीडम, और ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 19 to 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब सर्टेन फ्रीडम्स, कुछ फ्रीडम दिए गए हैं। आर्टिकल 19 क्या करते हैं, प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, क्लियर, रेजिडेंस। ये बारी बारी से देखते हैं कि है क्या। सबसे पहले देखिए कि आर्टिकल 19(1) में A, B, C, D, E, F, G ये है, क्लियर, जिसमें 19(1)(F) को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और पार्ट 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया इसे। इतना तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, 300A के तहत रखा जा चुका है। अब समझिए कि जितने भी सिटीजन हैं, सबसे पहले तो देखिए कि ये सिटीजन्स के लिए उपलब्ध है। ठीक है, पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरा है कि एक किसी भी जगह एकत्रित हुआ जा सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से और निशस्त्र, मतलब शस्त्रों के साथ आप कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, उपद्रव करते हुए इकट्ठे नहीं हो सकते, शांतिपूर्वक ढंग से कहीं भी आप विदाउट आर्म्स। आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है, साथ में कॉपरेशन या सहकारिता से संबंधित जो होती है, आप कह सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको आवाजाही का अधिकार है। रिजाइड करने का और सेटल करने का अधिकार है। सेटल करने का मतलब आप वहां का डोमिसाइल होना चाह रहे हैं। डोमिसाइल कहने का मतलब मैंने सिटीजनशिप में भी बताया था कि ना सिर्फ रह रहे हो, बल्कि लंबे समय तक आप परमानेंटली वहां रहने का इरादा भी रखते हो। ठीक है, अब आर्टिकल 19(1)(G) की यदि बात की जाए तो इसमें जो व्यवस्था की गई है वो देखिए क्या है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो किसी भी तरह का प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अर्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7 फ्रीडम थे। आपको बताया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि किसमें दिया गया, 19(1)(F) में दिया गया था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब कितने बचे हैं, 6 फ्रीडम्स। ये प्रश्न बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि शुरुआत में कितने फ्रीडम्स थे, अब कितने हैं, तो शुरुआत में 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। लेकिन जब बात फ्रीडम्स की जा रही है, जिसमें आपने देखा कि कहीं भी आवाजाही का अधिकार है, राइट टू रिजाइड का अधिकार है, राइट टू ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस का अधिकार है, ठीक है, तो राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का अधिकार है, ये सारे अधिकार दी। लेकिन ये सारे के सारे अधिकार जो हैं एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की यदि बात की जाए तो बोलने और व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा कानून बना के ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और वो किस आधार पे हो सकता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। राज्य के सुरक्षा के आधार पे फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, किसी भी
विदेशी राज्य के साथ आपका क्या है, संबंध क्या है, मित्रवत है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के आधार पे, डिसेंसी और मोरालिटी के आधार पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पे, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। डिफेमेशन की यदि बात की जाए तो आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 में ये दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि इन आधार पे आपके जो फ्रीडम है उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। द फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 19(1)(b) यदि देखिए, विच इज द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। एक जगह आप जमा हो सकते हैं, पीसफुली जमा हो सकते हैं, बिना आर्म्स के जमा हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि देश के संप्रभुता को, अखंडता को या लोक व्यवस्था को इससे क्या हो, खतरा उत्पन्न हो। अब देखिए आर्टिकल 19(1)(c) की यदि बात की जाए तो इसमें देखिए, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(c) फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आप एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, इन द इंटरेस्ट, लेकिन फिर इसको रोका जा सकता है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के नाम पे इसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मतलब रिस्ट्रिक्शन जो है वही मोटे तौर से हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिफेमेशन, इन सबों के आधार पे, या फिर आप देखिए राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(d) ये याद रखेंगे, एंड ई, विच फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड एंड सेटल थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। मतलब थ्रू आउट द इंडिया क्या है, आज़ादी है कि एक व्यक्ति मूव कर सकता है, रह सकता है, परमानेंटली भी वहां सेटल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको फिर से यदि देखिए तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे इसको रोका जा सकता है, और इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, और शेड्यूल ट्राइब का जो इंटरेस्ट है उसके हित को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर अंकुश लगाई जा सकती है। नेक्स्ट दिया गया, द फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 19(1)(g) विच इज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मतलब किसी भी प्रोफेशन को किया जा सकता है, ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को, बिजनेस को, लेकिन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे लॉटरी की बात की जाए, बेटिंग की बात की जाए, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे डांस बार के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगा दी गई, तो ये सब किया जा सकता है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, लेकिन ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे होने चाहिए जो कि रीजनेबल हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए इस कोविड-19 के स्थिति में, ठीक है। मास्क पहन के ही बाहर निकलें, और ईश्वर आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, आप अपने एग्जामिनेशन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज ये क्लास मैं समाप्त करता हूँ। फिर से आगे जारी रखेंगे आर्टिकल 20 से लेके 32 तक, और चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर, और उसके बाद फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।